नमल कचरे कारदार के लाउंज में अलीशा अपना ट्रॉली बगाए खुद घसीटती खामोशी से मैरी के पीछे चलती जा रही थी। डाइनिंग हॉल में सरबराही कुर्सी पे बैठी जूस के घूंट भरती जवाहिरात ने एक नज़र उसे देखा और फिर सर झटक कर मसरूफ़ हो गई। अहमद उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठा उसे एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। अलीशा को देखकर उसने हौले से सरगोशी की। इस लड़की को यहाँ क्यों रहने दिया आपने? ताकि मेरे दुश्मन इससे फ़ायदा न उठा सकें। इस वक्त इसको अपनी निगरानी में रखना ज़रूरी है। अहमद सर हिलाकर रह गया। उसी लम्हे लाउंज का मरकज़ी दरवाज़ा खुला और हाशिम नमदार हुआ। आस्तीन कोनियों तक मोड़े गिरबान का एक बटन खुला था। कोट बाजू पे डाला हुआ था। चेहरे पे कतरे नकाहत थे। मुलाजिम साथ आ रहे थे। उसने हाथ के इशारे से उनको वापस पलटने का कहा। चंद कदम आगे आया तो जवाहिरात तेज़ी से डाइनिंग हॉल से इधर आती दिखाई दी। चेहरे पे तशवीश थी। अहमद वहीं बैठा रहा। हाशिम, तुम्हें भी हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए था। तुमने मना कर दिया वरना मैं आ जाती। उसने हाशिम का बाजू थामना चाहा मगर उसने सख्ती से उसका हाथ झटका और एक बराम नज़र उस पर डाली। मेरे कारोबार को इतना बड़ा दर्जा देने के बाद मुझसे मुखातिब भी कैसे हो सकती हैं आप? ये सब आपकी वजह से हुआ है। जवाहिरात ने हाथ पीछे खींच लिया। आंखों में खफगी उतरी। ये हम सब का कारोबार है। नहीं है ये हम सब का कारोबार, वो घुराया था। जब मेरे बाप को अपनी सियासत और आपको अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट से फुर्सत नहीं थी तो मैं था जो अपना खून जलाकर इस कारोबार को फैला रहा था। ये सब मेरा कमाया हुआ है। सीने पे उंगली से दस्तक देकर सख्ती से बोला था। मैं ना हूँ तो आप दोनों सड़क पे आ जाएं, मगर आपने मेरा सोचे बगैर सिर्फ इस बेगैरत आदमी के लिए वक्त लोगों से दुश्मनी मोल ली। इस वक्त मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ओह डोंट यू डेयर, वो सुख चेहरे के साथ गुर्राई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं किस कुर्ब से गुजर रही हूँ। तुम दोनों के लिए क्या कुछ कर चुकी हूँ मैं, तुम्हें एहसास भी नहीं है। वटेवर, वो हवा में हाथ को झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जवाहिरात पैर पटकती वापस मुड़ गई। अहमद ने सर झुका दिया। उसने सारी बातें सुन ली थी। नौशरवान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था जब हाशिम उसके दरवाजे के बाहर रुका। शेरू ने ज़रा उसे देखा, फिर ब्रश उठाकर बाल संवारने लगा। माथे पे खा के बल भी डाले थे। मैं रात अस्पताल में था, वो सर्द लहजे में गोया हुआ मगर उसमें भी आंच थी। शेरू का ब्रश करता हाथ रुका, फिर दोबारा चलने लगा। मालूम है, जब आपकी सेक्रेटरी ने बताया कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो जानता था मैं ये भी कोई नया झूठ होगा। और वो क्या निकला, सिर्फ एंग्जाइटी अटैक। आप लोग तो बीमारी में भी अपना टच नहीं छोड़ते, तलखी से वो बोला था। जब मुझे पिटवाया था उस लड़के से तो मैं भी अस्पताल दाखिल रहा था। आप मुझे तब देखने आए होते तो मैं भी कल आ जाता शायद। वो मेरे पीछे नहीं आएगा, कभी भी नहीं। मैंने उसे रूह पे जख्म दिए थे, उसके अपनों को कत्ल करवाया था, मगर वो पीछे नहीं आएगा। उसकी बात का असर लिए बगैर हाशिम सपाट लहजे में बोला था। शेरू बेइख्तियार गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। वो नौशरवान तुम्हारे पीछे आएगा। नौशरवान का खून उसकी रगों में जम गया। वो यकटिक हाशिम को देखे गया। और अब तुम जितना पछता लो, और मैं जानता हूँ कि तुम पछताओगे, मगर अब इसका फ़ायदा नहीं है। वो एक दिन तुम्हारे पीछे आएगा। वो तुम्हें घसीटेगा, या इंतकाम के लिए या इंसाफ के लिए। और उस दिन नौशरवान उंगली उठाकर उसने तंबीह की। उस दिन तुम्हें मेरी कदर होगी। उस दिन तुम जानोगे कि जब मैं कहता हूँ हाशिम संभाल लेगा तो हाशिम कैसे संभालता है। और उस दिन तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और मैं वो सांस लेने को रुका। नौशरवान का सांस भी रुका। उसे लगा अब हाशिम कभी उसका साथ नहीं देगा। और मैं उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहकर आगे बढ़ गया और नौशरवान पे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। वो सर चेहरे के साथ साबित और जामिद खड़ा रह गया। वो कॉफ़ी शॉप के ऊपर शफ़ी अहमद के लिए महज कमरे में रूपा संगी के सामने खड़ा था और बेबसी भरे गुस्से से कह रहा था। अगर मुझे इतनी शिकायत थी तो मुझे कहा होता, मैं चला जाता। मगर इन लोगों को बताने की क्या ज़रूरत थी? अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरा खून आपके हाथ में होगा। तुम हो कौन जिस पे मैं एतबार करता? पोस्टर के मुताबिक तुम
तमिल जासूस हो। ये मेरा फ़र्ज़ था एक फ़ौजी होने के नाते कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करता। वो कुछ पशेमान, कुछ बेपरवाह हुआ था। बस करो मिस्टर रूपासंगी, सती ने उकताकर दोनों हाथ उठाए। तुमने ये सिर्फ इनाम की रकम लेने के लिए किया है। बूढ़ा मज़ीद तैश के आलम में कुछ और भी कहता, मगर दरवाज़ा चिरचिराहट के साथ खुला और कामनी इस्तफामिया नज़रों से इन दोनों को देखती अंदर दाखिल हुई। बाहर कोई तुमसे मिलने आया है शफ़ी। वो तुम्हारी तस्वीर दिखाकर पूछ रहा है तुम्हारा। फिर बाप को देखा। आप क्यों लड़ रहे हैं इससे? सती की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। प्लीज़ इसको मेरा ना बताना, वो मुझे ढूंढने आने वालों में से है। कामनी मुतमईन नहीं थी, मगर वो वापस नीचे उतर गई। कॉफ़ी शॉप के हॉल में आई तो देखा वो काउंटर के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। स्याह रंगत, हबशी सूरत और सफ़ेद चमकते दांत। जी उसके सामने जा खड़ी हुई। मैं उस नए लड़के से मिलना चाहता हूँ जो सुना है जादुई करतब दिखाता है। हाँ, वो बहुत अमेजिंग है। आप उससे मिलकर बहुत महफूज होंगे। अभी वो बाहर गया है क्रॉकरी शॉप तक, ये 3 ब्लॉक छोड़कर। जैसे ही आता है मैं आपको मिलवाती हूँ। कुछ ऑर्डर करेंगे आप? वो मुस्कुराकर कह रही थी। नहीं। फंसी खड़ा हो गया। किस शॉप तक गया है वो? पता समझा देगी आप मुझे? उसको पता समझाकर वहाँ से भेजकर कामनी ऊपर आई तो वो दोनों अभी तक लड़ रहे थे। सती का बैग उसके कंधे पे था। वो चला गया। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। रूपासंगी ज़हनी तनाव और मायूसी से बेपर कर बोला। ये लड़का फ्रॉड है, तामिल जासूस है। कोलंबो में इसकी शक्ल के मोस्ट वांटेड पोस्टर्स लगे हैं। ये हमें भी धोखा दे रहा था। कामनी ने नासमझी से सत्य को देखा। वो बिल्कुल चुप हो गया था। नहीं पापा, इसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली अमीर है तो वो इसे ढूंढ रहे हैं और कोई लड़की नहीं है कामनी। इसकी कोई स्टोरी नहीं है। ये दहशतगर्द है। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, वो तेज़ी से बोला था, मगर तुम एक कातिल हो। मेरे एसोसिएट को जहरीले पेन से हलाक करके भागने वाले कातिल। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सादी यूसुफ बूट की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर फंसी का स्याह चेहरा चौखट में नमदार हुआ। कामनी एकदम डर कर पीछे हटी। रूपासंगी का रंग उड़ गया। सादी ने पथराए हुए संजीदा चेहरे के साथ एकदम पिस्तौल निकालकर दोनों बाजू लंबे किए, उस पर तान लिया। क्या उसने आप लोगों को अपना सही नाम भी नहीं बताया? फंसी ने चौखट में खड़े मुस्कुराकर पूछा था। कामनी ने एक नज़र सादी पे डाली। उस नज़र में कुछ था, सदमा, बेइतबारी, यकीन टूटने का दुख, मगर सादी उसे नहीं देख रहा था। वो पिस्तौल ताने नजरें फंसी पे खड़े हुए था। पीछे हट जाओ फंसी, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं, तुम अगले ही लम्हे पिस्तौल नीचे कर दोगे जब तुम ये देखोगे, कहने के साथ फंसी जो चौखट से लग कर खड़ा था ज़रा बाएं तरफ को हुआ और अपने बाएं हाथ से किसी को खींचकर अपनी टांग के साथ ला खड़ा किया। ज़रा डरा सहमा सा मूंछो जिसके मुंह पे डिकेट टेप लगी थी और हाथ भी कमर पे टेप से बंधे थे। आंखों से मोटे मोटे आंसू गाल पर लुढ़क रहे थे। कामनी की बेख्तियार चीख निकली थी। रूपासंगी भी चिल्लाया था। वो बच्चा है, उसको छोड़ दो। ये मेरा नवासा है, तुम्हें खबर देने वाला मैं था। फंसी ने कुछ नहीं कहा। उसका पिस्तौल बच्चे के सर पे था। सती ने एक लफ्ज़ कहे बिना पिस्तौल ज़मीन पर डाल दिया। बच्चे को छोड़ दो, पहले तुम ये पहनो। उसने हथकड़ी के 2 बाहम जोड़े कड़े मेज़ पे डाले। इधर रूपासंगी मुसलसल उसे बच्चे को छोड़ने का कह रहा था। कामनी की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर चेहरे पे लुढ़कने लगे। वो कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। ओके। सादी चंद कदम आगे आया, कामनी के सर पे हाथ रखा। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मगर उसने नफरत से उसका हाथ झटक दिया तो उसने खामोशी से हथकड़ी उठाई और अपने हाथ को पीछे को बांधकर हथकड़ी पहनकर क्लिक की आवाज़ से बंद कर दी। अब मेरे आगे चलो, फंसी ने कहते हुए अपना कोट उतारा और सदी के कंधों पे डाल दिया। अब उसे देखने पे ये पता नहीं चलता था कि उसके हाथ पीछे को बंधे हैं। फंसी बच्चे को अपने साथ घसीटते शादी को आगे चलाए। सीढ़ियाँ उतरकर शॉप की पिछली सिमत से बाहर निकला। बच्चे को उसने सीढ़ियों के दहाने पे छोड़ दिया और खुद शादी के पीछे चलते हुए उसे मुसलसल सीधा चलो, अब दाएं मोड़ो कहता आगे चलता गया। शादी कंधों पे लंबा कोट डाले संजीदा चेहरे के साथ चलता गया। सुबह के वक्त गलियों में रश था, नफसा नफसी का आलम था। हर शख्स अपनी मंजिल की तरफ गामजन था, किसी दूसरे की फिक्र नहीं। ऐसे में वो खामोशी से फंसी के आगे चलता जा रहा था। वो भागता तो फंसी साइलेंसर लगे पिस्तौल से उसे गोली मार देता। वो जानता था। एक जगह सड़क किनारे चलते चलते फंसी ने उसे पहाड़ी से उतर जाने की हिदायत दी
तुम मुझे किसी वीरान जगह पे ले जाना चाहते हो ताकि मुझे मार सको। ओके। वो सर को कम देता, जोकर ढलान पे रखता नीचे उतरने लगा। बकवास नहीं करो, चुपचाप उतरो, वो गरज कर बोला। सजाए मौत के मुजरिम से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मुझसे नहीं पूछोगे, मैं जानता हूँ अभी वापस जाकर तुम कामनी के खानदान को भी मार दोगे। उसका इंतज़ाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। साथी चौंका। अगर फंसी ने पीछे से पिस्तौल का नौका दिया तो वो आगे चलने लगा। वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। चाय के बागात की सूंधी महक यहाँ भी महसूस होती थी। ऊपर आसमान पे मतला साफ था, फिर भी छाया सी थी। सूरज किसी ओट में था। इस पहाड़ी घाटी में एक जगह फंसी ने उसे रुक जाने को कहा। यहाँ घुटनों के बल बैठो ताकि तुम मेरी गर्दन उतार सको। सही। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। कंधों पे कोट डाला था, हाथ पीछे को बंधे थे। गर्दन मुड़कर उसने फंसी को देखा तो चेहरे पे सुकून था। मैं मौत से नहीं डरता, मगर कामनी के खानदान के लिए क्या इंतज़ाम किया है तुमने, बता दो। फंसी अब पिस्तौल उस पिता ने उसकी पेशानी का निशाना लिए सामने आ खड़ा हुआ। वो मेरा और तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं। इस कॉफ़ी शॉप के हर शख्स की मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या किया है तुमने? सादी का दिल ज़ोर से धड़का। क्या तुमने उनकी शॉप में कोई बम वगैरह फिट किया है? मैं इतने पेचीदा चक्रों में नहीं पड़ता। किचन में दाखिल होकर मैंने दूध के उबलते देचके में 2 कूंद जितना बेजायका जहर मिलाया था। फिर उसने जैसे सोचने की अदाकारी की। उसी दूध से अभी सबकी कॉफ़ी बनेगी, चाय बनेगी, बच्चा भी वही दूध पिएगा ना। बेचारे, सादी ने लब भींच लिए। देखो, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर मुझे एक दफ़ा उनको कॉल करके बताने दो कि दूध जहरीला है। वो अच्छे लोग हैं, उनके साथ ऐसा ना करो। सॉरी, ये नहीं हो सकता। वो पिस्तौल फिर से उस पे तान कर एक आंख बंद किए निशाना लिए हुए था। अगर किसी सूरत में उन्होंने दूध ज़ाया कर भी दिया तब भी मैं जाकर एक को हादसाती मौत का शिकार कर दूंगा, क्योंकि वो सब मेरा चेहरा देख चुके हैं। साथी ने सर झुकाया और गहरी सांस ली। यानी फंसी, मुझे तुम्हें रोकने का मुस्तकिल इंतज़ाम करना होगा। तुम मुझे बातों में उलझाना चाहते हो। उसने कहने के साथ पिस्तौल सादी की पेशानी पे रखा। ठंडी नाली उसकी जिल्द से जैसे ही टकराई, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। कलमा पढ़ लो, फंसी घुराया था। सादी ने आंखें उठाकर उसे देखा। तुम भी। और अगले ही लम्हे सादी ने कोट से हाथ निकालकर उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर मरोड़ा। 1 सेकंड का अमल था और वो बिजली की रफ्तार से उठकर फंसी को गर्दन से दबोच चुका था। फंसी तड़-तड़ ट्रिगर दबाता गया। गोलियां सामने फिजा में गुम होती गईं, मगर सादी उसकी पुश्त पे आ खड़ा हुआ था और अपने बाजुओं के शिकंजे में उसकी गर्दन ले ली थी। फंसी उसके बाजुओं के नरगे में फड़फड़ाता, मुसलसल जोर लगाता पिस्तौल का रुख पीछे को मोड़ने लगा, मगर इससे पहले कि वो पीछे की तरफ गोली चला सकता, सादी यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की, जोर से उसकी गर्दन को झटका दिया। फंसी की गर्दन का मटका टूट गया, जिंदगी की डोर भी टूट गई। उसने हिचकी की सी सूरत आखिरी सांस ली और फिर गर्दन ढलक गई। सादी ने अपने बाजू हटाए। फंसी की लाश जमीन पे जा गिरी। उसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें कोई तासुर न था। तासुर तो सादी की आंखों में भी ना था। वो सपाट चेहरे के साथ पैर की ठोकर से उसकी लाश को परे करता गया, यहाँ तक कि लाश पहाड़ी के दहाने पे आ रुकी। सादी ने एक और ठोकर मारी और लाश नीचे लुढ़क गई। खारदार झाड़ियों भरी ढलान से लाश नीचे गिरती चली गई। दूर नीचे अंधी खाई में उसने फंसी का कोट भी उछाल कर नीचे फेंका, फिर उसका मोबाइल उठाकर जेब में डाला और दोनों हाथ झाड़ता वो ऊपर ढलान पे चढ़ने लगा। चेहरा संजीदा था, बेतासुर और सर्द। दिल का बोझ बढ़ गया था। मार्के की इस जगह पे खुली हुई हथकड़ी और उसके लाक में घुसी स्याह हेयरपिन जमीन पे गिरी पड़ी थी। ये कामनी की हेयरपिन थी जो उसने जाते समय उसके सर पे हाथ रखते वक्त उतारी थी, और उसको सारा रास्ता कोट के अंदर छुपे हाथों की हथकड़ी में घुसाते वक्त उसके जहन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, लॉक की 6 पिनें। 1 2 3 4 5 6 और क्लिक।